नमस्कार, फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। और आइए आज की क्लास में अपन डॉक्टर वर्मा द्वारा रचित उत्सर्ग एकांकी को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपन किसका एकांकी पढ़ रहे हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। और डॉक्टर वर्मा द्वारा रचित एकांकी कौन सा? उत्सर्ग एकांकी। उत्सर्ग एकांकी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उत्सर्ग एकांकी में अपन पहला दृश्य पढ़ रहे थे और पहले दृश्य में बात कौन कर रहा था आपस में? विनय और डॉक्टर शेखर, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे एक बार विनय, देखिए डॉक्टर शेखर एक महान वैज्ञानिक है और उनका सहायक है, तो वो सामान्यतः एक संस्कारी सा लग रहा है, सादगीपूर्ण व्यक्तित्व है, उसने भी हरे रंग का सूट पहन रखा है। तो इस प्रकार से वो खड़ा है और बिल्कुल सादगीपूर्ण और स्वच्छता पूर्वक है। वो डॉक्टर शेखर के सवालों का जवाब दे रहा है, कभी जी बोलकर, कभी अगर उसे पता नहीं है तो वो नहीं पता कहकर, नहीं बता सकता ऐसे कहकर, और जवाब दे रहा है। डॉक्टर शेखर उससे बात किए जा रहे हैं, लगातार उनके बीच में बातें होती जा रही है। और इसी दौरान डॉक्टर शेखर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए और यूं पूछते हैं, विनय से पूछते हैं कि विनय, ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, स्थूल व सूक्ष्म, जिसकी बात अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो ये जो स्थूल और सूक्ष्म है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो पता क्या हो जाएगा? रेडियो की स्थिति हो जाएगी। रेडियो की स्थिति, रेडियो की स्थिति किस प्रकार से? देखिए, लंदन से तरंगे आती हैं और डॉक्टर साहब मंसूरी का नाम लेते हैं। यूं लगता है कि मंसूरी से इनका कोई संबंध था, और ये जो एकांकी दर्शाया गया है वो मंसूरी के ही परिवेश में दर्शाया गया है। तो यूं कह रहे हैं कि जिस प्रकार से रेडियो की तरंगे 1 मिनट में ही, यानी थोड़े से समय में ही लंदन से लेकर मंसूरी तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर है वो यहां से वहां, आकाश से धरती पर, यानी स्वच्छंद विचरण कर पाएगा। तब विनय कहता है कि हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर पता है एक चीज और क्या होगी? एक चीज ये होगी कि घड़ियां टूट जाएगी। घड़ियां टूट जाए का मतलब है कि ये जो स्टॉप वॉच है, या जो पॉकेट वॉच है, जो रिस्ट वॉच है, यानी जितने भी प्रकार की घड़ियां हैं, उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि समय को माना जाएगा, न घंटे होंगे न मिनट होंगे, सिर्फ समय का बहाव निरंतर चल रहा है। और समय के साथ कौन चल रहा है? सूक्ष्म शरीर चल रहा है। जिस प्रकार से समय की गति यानी 1 सेकंड में ही बहुत आगे निकल जाती है, तो उसी प्रकार से हमारा शरीर भी उसके साथ गति करता रहेगा। तो इस प्रकार से जब ये बात बताते हैं तो विनय यूं कहता है कि आप महान वैज्ञानिक हैं, आपके समान कोई भी नहीं है, आप बहुत बड़ी खोज कर रहे हैं। और जैसे ही विनय ऐसे कहता है तो डॉक्टर शेखर कहता है कि हाँ, ये बात सही है, मैं महान खोज कर रहा हूं। और जब डॉक्टर शेखर ये कहते हैं तो विनय यूं कहता है कि आप संसार पर बड़ा उपकार करेंगे। जब विनय यूं कहता है कि आप संसार पर बड़ा उपकार करेंगे तो डॉक्टर शेखर कहता है कि उम्मीद तो यही है, आशा तो यही है कि बड़ा उपकार होगा। और मेरी ये जो खोज है वो दीप स्तंभ की भांति, दीप स्तंभ का मतलब होता है उजाला या उज्जीयमान या प्रकाशमान एक स्तंभ है जो सामान्यतः सभी का पथ प्रदर्शन करता रहता है, पथ प्रदर्शन करता रहता है। तो उसी प्रकार से यूं कहा है कि मेरी ये खोज समाज के लिए दीप स्तंभ की भांति होगी और वो हमेशा ही पथ प्रदर्शन का कार्य करेगी। साथ ही वो यूं भी कहते हैं कि जो भी आत्माएं भटक रही है उनके लिए भी वह पथ प्रदर्शन का कार्य करेगी। इस प्रकार से बातें होती है। उसी समय डॉक्टर शेखर को कुछ ध्यान आता है और वो यूं कहते हैं कि तुम बता सकते हो कि स्थूल से सूक्ष्म में अंतर क्या है? विनय कहता है कि जी आप ही बता दीजिए। तो कहते हैं कि
सूक्ष्म का मतलब है आपके पास इस स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म शरीर और है, उसका मतलब तभी पता चल जाता है जब सांस चलती है। अर्थात सांस किसका प्रतीक है? सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। और फिर डॉक्टर खुद दिखाते हैं कि देखो ये सांस चल रही है, निरंतर चल रही है, इसको रोक कर देखो। फिर वो विनय से कहते हैं कि तुमने कभी सोचा है कि ये सांस हमेशा गति करती रहती है, हमेशा चलती रहती है, हमेशा क्यों चलती रहती है? ये कभी थकती नहीं है क्या? अब तुम तो 2 घंटे काम कर लेते हो, सामान्यतः अपन लोग 2-4 घंटे काम कर लेते हैं तो इतने ज्यादा थक जाते हैं कि हमें आराम की आवश्यकता होती है। तो ये जो सांसें हैं ये तो निरंतर गति करती रहती है, निरंतर गतिमान रहती है, ये कभी थकती नहीं क्या? अब डॉक्टर शेखर है वो एक सवाल करते हैं, वो यूं कहते हैं कि निरंतर अपन सांस लेते रहते हैं और सोते जागते हमेशा ये चलता रहता है, कभी ये नहीं होता कि चलो 2-3 दिन के लिए इन्हें विश्राम दे दें? तो विनय कहता नहीं, कभी भी नहीं होता ये तो कि ये जो सांसें हैं जिस प्रकार से चलती रहती है, यानी ये एक आकाश के समान है। जिस प्रकार से एक आकाश में हवा निरंतर गति करती रहती है, उसी प्रकार से शरीर में ये सांसें निरंतर गति करती रहती है और इन्हीं से ये शरीर है वो चलता रहता है। अर्थात स्थूल के भीतर सांसों रूपी एक सूक्ष्म शरीर का वास है, आत्मा रूपी एक सूक्ष्म शरीर का वास है, जिसके द्वारा ये स्थूल शरीर चलता रहता है। और जैसे ही इस आत्मा, इस सांस, इस सूक्ष्म ने इससे अलग होने की ठानी, या जैसे ही ये अलग हुआ वहीं पर ये स्थूल शरीर है वो स्थिर हो जाता है, अर्थात वो गति करना बंद कर देता है। तो गति कौन करता है? सूक्ष्म शरीर करता है, स्थूल शरीर नहीं करता। गति कौन करता है? आत्मा करती है, हमारा भौतिक शरीर नहीं करता। गति कौन करता है? सांसें करती है, ये शरीर नहीं करता। तो गतिमान कौन रहता है? सूक्ष्म शरीर रहता है। जैसे ही सूक्ष्म शरीर अर्थात हमारी सांसें या आत्मा शरीर से अलग हुई, वैसे ही हमारा शरीर शून्य पड़ जाएगा और हम समाप्त हो जाएंगे, अर्थात हम किसको प्राप्त हो जाएंगे? मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए स्थूल व सूक्ष्म के भेद को समझना अत्यंत आवश्यक है। विनय मैंने यही खोज की है, मेरा जो एपराटस यंत्र है उसमें मैंने यही चीजें बताने की कोशिश की है, एक छोटा सा प्रयास किया है। एपराटस एक आत्मा को नवीन आकार देकर मेरे समक्ष लेकर आता है, मैं उनसे बातें करता हूं, तब मुझे पता चलता है कि वो स्वतंत्र होकर कितनी प्रसन्न रहती है, कितनी खुश रहती है। इसलिए मृत्यु से डरने की या मृत्यु से भय खाने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर विनय यूं कहता है कि सच में डॉक्टर साहब आप महान वैज्ञानिक हैं, आपके पथ प्रदर्शन की सबको आवश्यकता है। और फिर उसी समय वो डॉक्टर शेखर को याद करवाता है कि संपूर्ण सृष्टि को आपके पथ प्रदर्शन की आवश्यकता है, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं आपका पथ प्रदर्शन पाने के लिए, आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। तो आप एक बार मेरे साथ चलिए। कहाँ चलिए? स्टडी सर्किल में चलिए। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ लोग हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप तैयार हुई और मुझे बता दीजिए कि मैं स्टडी सर्किल के लोगों को क्या कहूं। उसी समय डॉक्टर शेखर यूं कहते हैं कि मैं भूल जाता हूं, जैसे ही मैं इसकी बातें करता हूं तो मैं सब भूल जाता हूं। हाँ सही है, मुझे अभी चलना चाहिए, मुझे उनसे बात करनी चाहिए और वो मेरे द्वारा बताए गए सभी नियमों पर शोध कर रहे हैं, काफी समय तक लगे हुए हैं, तो उन्हें आगे के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम जाओ स्टडी सर्किल के लोगों को बोलो कि मैं अभी आ रहा हूं और नीचे ड्राइवर को बोलो कि मोटर बाहर निकाले और मैं अभी आ रहा हूं। विनय कहता है कि जी अच्छा, और जी अच्छा कहकर और विनय वहां से प्रस्थान कर जाता है। विनय वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर शेखर का जो कक्ष है, डॉक्टर शेखर के कक्ष में अकेले डॉक्टर शेखर है।
अब ये क्या करते हैं, थोड़ा बोहों को सिकोड़ते हैं। बोहों का सिकोड़ना का मतलब यहाँ पे जैसे सलवटें आती है तो उनको सिकोड़ते हैं। उनको सिकोड़ते अपन कब है, जब अपन कुछ सोच रहे होते हैं। तो वो कुछ सोच रहे हैं, बोहें सिकोड़ रहे हैं, और उसी समय एक पुस्तक निकालते हैं। हाँ, मैंने कल आपको बताया था ऑलिवर लॉज की एक पुस्तक ढूंढ कर निकालते हैं, उसके कुछ पेजेस पलटते जाते हैं, कुछ पेजेस पलटकर और पेन से उसमें कुछ निशान लगाते हैं, निशान लगाकर वापस बंद कर देते हैं, और वापस बंद करके अपना ओवरकोट, जो मैंने आपको बताया था खूंटी पर एक ओवरकोट टंगा हुआ था, तो उस ओवरकोट को, ओवरकोट का मतलब ऊपर पहनने वाला जो कोट होता है, बड़ा कोट, उसको उतारते हैं, उसको पहनते हैं, और ओवरकोट पहनते पहनते और आवाज लगाते हैं किसको, मंजुला या मंजुल। अब यहाँ पर इस एकांकी में शुरू में जब पात्र परिचय आता है उस समय इसका नाम मंजुल बताया जाता है, लेकिन शेखर प्रेम से कभी कभार उसको मंजुला और कभी कभार उसको मंजुल बोलते रहते हैं। शेखर आवाज लगाते हैं कि मंजुल बेटी कहाँ हो। अंदर से आवाज आती है, आई पिताजी। अब मंजुल आई है, क्रीम रंग की साड़ी पहनी हुई है, साड़ी में, क्रीम रंग की साड़ी में नीला बॉर्डर है, वात्सल्य चेहरे पर झलक रहा है, गोरा गोरा रंग है, हिरणी के समान चपलता है, हिरणी के समान चपलता यानी चंचलता है, उम्र है 16 वर्ष, और एक 16 वर्ष की लड़की जिसका गोरा रंग है, जिसकी आंखों में, जिसके शरीर में हिरणी के समान चंचलता है, अर्थात तो वो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है, वात्सल्य चेहरे पर उभर रहा है, क्रीम रंग की साड़ी जो नीले बॉर्डर वाली है पहने हुए, और यहाँ पर प्रवेश करती है कि हाँ क्या कह रहे हो पिताजी, तुम कर क्या रही हो। पहला सवाल, क्या कर रही हो या क्या कर रही थी। अब यहां पर आपको मैं बता दूं कि मंजुल को सितार नामक जो वाद्य यंत्र है वो बहुत ज्यादा पसंद है, और सितार वो बजाती भी बहुत अच्छा है, बहुत मधुर बजाती है वो। तो वो यूं कह रही है कि मैं मेरे सितार के तार ठीक कर रही थी। तो जैसे ही मंजुला यूं कहती है कि मैं सितार के तार ठीक कर रही थी, तो वो यूं भी कहती है कि आपने तो मेरे सितार को मेरी तरह बुला ही दिया, हाथ ही नहीं लगाया। सब कुछ जो मेरे सितार के जो तार थे ना वो बिल्कुल सब के सब खराब हो रखे हैं, आपने उनको हाथ ही नहीं लगाया, आपने तो उनको बुला ही दिया। किसकी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। तब पिता अपनी पुत्री को समझाते हुए कहता है कि पगली मैं तुझे भूल सकता हूं, तू 6 महीने के लिए गई थी, 6 महीने के लिए, और पता है मैंने वो समय कैसे निकाला, बहुत मुश्किल से। जब भी मैं ऑफिस से घर आता था ना, तो ऐसे लगता था जैसे मेरे घर से किसी ने पूरी की पूरी वायु खींच ली हो, और पूरी की पूरी वायु खींच ली हो, अर्थात वायु का बिल्कुल भी अंश मात्र नहीं है, तो मुझे घुटन होती थी, मेरा दम घुटने लगता था, अर्थात मुझे घर में घुटन होने लगती थी, ऐसे लगता था जैसे घर में कोई है ही नहीं। तो तुम्हें तो मैंने बहुत याद किया, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हें बुला दिया। और इसी के साथ ये भी हुआ कि जब मैं ऑफिस से आता तो दम घुटता, मन नहीं लगता, तो फिर मैं क्या करता, फिर से काम शुरू कर देता था, बस पूरे दिन यही चलता रहता था। मैंने अपने आप का भी ध्यान नहीं रखा, मुझे कुछ भी एहसास नहीं रहा, अपना तो बिल्कुल भी एहसास नहीं रहा। मंजूर कहती फिर तो आपका बहुत सारा काम हो गया होगा, क्योंकि मैं थी नहीं, आपने बहुत सारा काम किया, तो आपका बहुत सारा काम हो गया होगा। हाँ, काम तो काफी हो गया, काम तो तुम सच कह रही हो बहुत ज्यादा हो गया, मैंने बहुत काम किया था। फिर
ये मंजुल है वो अपने पिता की तरफ देखती है। पिता ने अभी भी सूट पहन रखा है, सूट पहन रखा है, जो हल्के हरे रंग का सूट है वो इन्होंने पहन रखा है। और जैसे हड़बड़ाहट में है, हड़बड़ाहट में है। मंजुल पूछती है आप कहीं जा रहे हैं? हाँ मैं कहीं जा रहा हूं। कहाँ जा रहा हूं? स्टडी सर्किल जा रहा हूं। नहीं मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं। मेरे खोज या मेरे जो शोध है उन्हीं से संबंधित एक छोटी सी मीटिंग है और मेरा असिस्टेंट मुझे बुलाना आया था तो मुझे जाना पड़ेगा। ज्यादा टाइम की बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं जाकर जल्दी से आ जाऊंगा। यहां पर मंजुल को शेखर समझा रहे हैं कि वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और शेखर स्वयं भी विनय से इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। जब विनय उसे बार बार यूं कहता है कि आपको चलना चाहिए चलना चाहिए, तो शेखर इस बीच एक बार ये भी कहता है कि देखो मेरी बेटी 6 महीने बाद घर आई है, मुझे टाइम तो नहीं है कि मैं वहां जाऊं और मैं बिल्कुल भी उसके पास बैठा नहीं हूं, मैंने उससे बात भी नहीं की। तो विनय यूं कहता है कि अब तो वो यहीं रहेगी तो आप उनके साथ खूब टाइम बिताना। तो इस प्रकार की बातें हो चुकी। उस बात से भी यूं लगता है कि शेखर सच में है वो अपनी बेटी से प्रेम करते हैं और वो उनके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। और यहाँ भी वो मंजुल को समझाते हैं, समझाते हुए यूं कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। सच में जल्दी से आ जाओगी? कितना टाइम लगेगा? देखो लगभग 30-40 मिनट लगेंगे, क्योंकि 10-15 मिनट आने के, 10-15 मिनट जाने के और 10-15 मिनट आने जाने के हो जाएंगे और वही कोई 10-15 मिनट बात करने की है। लगभग आधा घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा। इस प्रकार से उनके बीच में है वो बातें आगे बढ़ती है। अब आगे किस रूप में और किस प्रकार से बढ़ती है अपन देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा संवाद, अगला संवाद किस किस के बीच में आ रहा है? मंजुल और डॉक्टर शेखर के बीच। बात कहां से शुरू होती है? सितार से शुरू होती है कि आपने सितार को मेरी तरह भुला दिया। तो यहां से बात शुरू होती है और इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आगे बढ़ती है देखेंगे अगली क्लास में। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।